हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष कुमार पांडे मेगा सिविल सर्विसेज की ओर से एक बार फिर आपके साथ हूं। इंडियन पॉलिटी के पिछले वीडियो में आपने अगर उसको देखा होगा तो आपने देखा होगा कि पिछले वीडियो में मैंने भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन अर्थात इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसके बारे में चर्चा की थी। उस वीडियो में मैंने मुख्य रूप से दो बातों पर चर्चा की थी। पहला, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं, जिसमें मैंने समझाया था कि सभी इलेक्टेड एमपीज और सभी इलेक्टेड एमएलएज राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। और दूसरा, मैंने ये समझाया था कि राष्ट्रपति के इलेक्शन का प्रोसेस क्या है, और वो प्रणाली जो थी जिससे राष्ट्रपति चुने जाते हैं उसका नाम था अनुपाती प्रणाली, जिसमें एकल संक्रमणीय मत अर्थात सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को इलेक्ट किया जाता है, ऐसा मैंने समझाया था। उस वीडियो में जैसा कि मैंने बोला भी था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कुछ पहलू अभी बचे हुए हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अन्य बातों की चर्चा करूंगा, जिसमें सबसे पहला जो बात होता है वो होता है मत मूल्य। मत मूल्य मतलब वैल्यू ऑफ वोट या वोट वैल्यू जिसे आप कह सकते हैं, अर्थात वह व्यक्ति जो राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट दे रहा है उसके वोट का वैल्यू कितना है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि भारत में लोकसभा, विधानसभा और जो स्थानीय स्तर के जो चुनाव होते हैं उन चुनावों में जो प्रणाली है उस प्रणाली को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, अर्थात पहले खंभा छूने की पद्धति। उस प्रणाली में क्या होता है? उस प्रणाली में जितने भी निर्वाचक हैं अर्थात हम लोग जो वयस्क है अर्थात जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है, जब वो वोट देते हैं तो वो एक वोट देते हैं, हर एक मतदाता एक वोट देता है और उसके वोट का वैल्यू भी एक ही होता है, अर्थात वहां पर वोट वैल्यू एक होता है। लेकिन जो राष्ट्रपति का चुनाव है उसमें ऐसी व्यवस्था नहीं है, वहां पर मत मूल्य अलग होता है, एक नहीं होता, एक से ज्यादा होता है। और उस मत मूल्य को निकालने के लिए एक निश्चित सूत्र अर्थात फॉर्मूला का विकास किया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में दो लोग भाग लेते हैं, पहला सभी इलेक्टेड एमपीज और दूसरा सभी राज्यों के विधानसभा के इलेक्टेड एमएलएज। तो इसीलिए दोनों इलेक्टर्स के अर्थात दोनों प्रकार के निर्वाचकों के जो मत मूल्य निकाले जाते हैं उनके फॉर्मूला अलग अलग है। मैं उसको एक एक करके समझाऊंगा। बोर्ड में आप ध्यान देंगे, अगर आप विधानसभा की बात करेंगे तो जैसा हम जानते हैं सभी राज्यों में विधानसभा है, जैसे झारखंड एक राज्य है, यहाँ विधानसभा है, उत्तर प्रदेश एक राज्य है, यहाँ भी विधानसभा है। तो हर राज्य में विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं अर्थात जो एमएलएज हैं उनके मत मूल्य को कैसे निकाला जाता है? तो उनके मत मूल्य को निकालने का फॉर्मूला ये है दोस्तों, राज्य की जनसंख्या ली जाती है बटा उस राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है, उन दोनों को डिवाइड किया जाता है और गुने 1/1000, अर्थात राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्य निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया? उस राज्य की जनसंख्या बटा उस राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुने 1/1000। ये जो भागफल आएगा, ये जो आएगा इस फॉर्मूला से निकाल लेते हैं, वो किसी राज्य के विधानसभा के एक सदस्य का मत का मूल्य होगा। अब आप इस फॉर्मूला को जब आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो आप ये समझ सकते हैं कि अलग अलग राज्यों की जनसंख्या अलग अलग है और सभी राज्यों के विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या भी अलग अलग है। जैसे झारखंड की अगर आप बात करेंगे तो झारखंड की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 81 है, लेकिन उत्तर प्रदेश में विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कुछ और है, तमिलनाडु के लिए कुछ और है। तो इस फॉर्मूला से आप समझ सकते हैं कि प्रत्येक राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मत मूल्य जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, परंतु उन मत मूल्यों को निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो यही फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला से होता क्या है, जब इस फॉर्मूला से अलग अलग राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मत मूल्य निकाले जाते हैं तो उससे फायदा ये होता है कि सभी राज्यों को उनके जनसंख्या
और उनके विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के अनुपात में, उसके रिस्पेक्ट में, समानुपातिक रूप से, प्रोपोर्शनल जिसको कहते हैं, समानुपातिक रूप से उनको मत का मूल्य मिलता है। इससे क्या होता है, सभी राज्यों में समतुल्यता आ जाती है, एकरूपता आ जाती है। कोई राज्य ये नहीं कह सकता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में उनकी भूमिका कम है। उनकी भूमिका, हम ये समझ सकते हैं कि झारखंड की उतनी ही भूमिका है जितनी भूमिका उत्तर प्रदेश की, जबकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भी ज्यादा है और वहां पर विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या भी ज्यादा है। लेकिन उसकी तुलना में झारखंड की जनसंख्या भी कम है और झारखंड के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या भी कम है, तो मत मूल्य अलग अलग है। परंतु दोनों में समतुल्यता इस रूप में है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के लिए मत मूल्य निकाला गया, उसी प्रकार से झारखंड के लिए भी निकाला जा रहा है। तो हर राज्यों में एक समतुल्यता रहती है, हर राज्य की भूमिका एक समान रहती है उनके जनसंख्या और उनके विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या के आधार पर। तो ये दोस्तों हो गया, इस फॉर्मूला से हम निकालते हैं विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मत का मूल्य। इसके बाद राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है दोस्तों, संसद के दोनों सदनों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। तो उनका मत मूल्य कैसे निकाला जाता है दोस्तों, फिर आप बोर्ड पे ध्यान देंगे कि अगर हम संसद की बात करेंगे तो संसद के सदस्य का मत मूल्य कैसे निकाला जाता है। इसके लिए क्या करते हैं, सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मत मूल्य को जोड़ दिया जाता है, योग लिया जाता है, योग मतलब सम, जोड़ दिया गया और उसको डिवाइड कर दिया जाता है किससे, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से। अर्थात जितने भी राज्य हैं, जिसमें मैंने पिछली बार बताया था कि दिल्ली और पौंडीचेरी को भी शामिल रखा गया है, तो सभी राज्यों दिल्ली पौंडीचेरी सहित उनके विधानसभा के सदस्यों के, निर्वाचित सदस्यों के मत मूल्य के को जोड़ दिया जाता है और जोड़ने के बाद जो योग आता है उस पर डिवाइड किया जाता है संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से। तो जो भागफल आएगा वो संसद के एक सदस्य का मत मूल्य होता है। तो इस प्रकार दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव में मत मूल्य का अपना एक महत्व है। विधानसभा के सदस्यों का मत मूल्य निकालने के लिए फॉर्मूला है और संसद के सदस्यों के मत मूल्य निकालने के लिए भी एक फॉर्मूला है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, पहला उद्देश्य तो ये है कि सभी राज्यों के बीच में एकरूपता होनी चाहिए। हर राज्य को यह लगना चाहिए कि राष्ट्रपति के चुनाव में उनकी भूमिका एक समान है। और इसके अलावा इस मत मूल्य की प्रणाली से यह होता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में जितनी भूमिका संघ की होती है अर्थात संसद के सदस्यों की, उतनी ही भूमिका सभी राज्यों के सदस्यों की मिलकर हो जाती है। अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव में जितनी भूमिका एमपीज निभाते हैं, इलेक्टेड एमपीज, उतनी ही भूमिका लगभग होती है इलेक्टेड एमएलएज की। तो इस तरीके से मत मूल्य की व्यवस्था करने से फायदा यह होता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में संघ और राज्यों में एक समानुपातिक संबंध स्थापित हो जाता है। संघ और राज्यों की भूमिका एक समान हो जाती है और अलग अलग राज्यों की भूमिका भी एक समान हो जाती है। अर्थात सभी को बराबर महत्व दिया गया है क्योंकि राष्ट्रपति सभी का, पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए व्यवस्था की गई है। तो इस बात का आपको ध्यान देना है। इससे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में मत मूल्य की क्या भूमिका है और मत मूल्य निकाले जाने का फॉर्मूला क्या है। तो यह मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज को समझ पाए होंगे, पहला बात। दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज है जो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा, वो है आपका, अगर मैं बोर्ड पर उसको लिखता हूं, इसमें मिटा रहा हूं, जो दूसरा चीज है महत्वपूर्ण, वो है आपका प्रस्तावक और अनुमोदक। प्रस्तावक को क्या कहते हैं दोस्तों इंग्लिश में, प्रोपोजर और अनुमोदक को क्या कहते हैं दोस्तों, सेकेंडर। प्रपोजर एंड सेकेंडर। तो यह व्यवस्था की गई है कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम का मतलब अधिक से अधिक और भी कुछ हो सकते हैं, कम से कम 50 प्रस्तावक होने चाहिए जो उसके नाम का प्रस्ताव करेंगे और कम से कम 50 अनुमोदक होने चाहिए जो उसके नाम का अनुमोदन करेंगे। अर्थात
जो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है उसको नामांकन करने के लिए जरूरी है कि कम से कम 50 प्रस्तावक और कम से कम 50 अनुमोदक उसके पक्ष में हो। अब प्रश्न ये उठता है दोस्तों कि ये कौन होंगे, अर्थात ये 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक कौन होते हैं? तो ये इलेक्टर्स होते हैं। इलेक्टर्स मतलब निर्वाचक, मतलब वे लोग जो राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक की भूमिका निभाते हैं। तो मैंने आपको बताया था निर्वाचक की भूमिका कौन निभाते हैं दोस्तों? इलेक्टेड एमपीज और इलेक्टेड एमएलएज, वही लोग मिलकर राष्ट्रपति को चुनते हैं। अर्थात उन्हीं इलेक्टेड एमपीज और इलेक्टेड एमएलएज में से 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए। अर्थात कोई एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है उसके पास फॉर्म अप्लाई करते समय, नामांकन करते समय, नॉमिनेशन जिसे हम कहते हैं, करते समय ये जरूरी है कि कम से कम 100 लोगों का सपोर्ट उसके पास हो। यहां यह भी ध्यान देना है दोस्तों कि एक व्यक्ति जो किसी एक उम्मीदवार के लिए प्रस्तावक बन रहा है या अनुमोदक बन रहा है, वो किसी अन्य उम्मीदवार के लिए प्रस्तावक या अनुमोदक नहीं बन सकता है। अर्थात इलेक्टर्स में से कोई भी एक इलेक्टर अगर किसी के लिए प्रस्तावक बनता है, किसी के लिए अनुमोदक बनता है, तो वो किसी अन्य उम्मीदवार के लिए प्रस्तावक या अनुमोदक नहीं बन सकता है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि प्रस्तावक और अनुमोदक की व्यवस्था क्यों की गई? तो ये व्यवस्था इसीलिए की गई ताकि ऐसे कैंडिडेट जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना तो चाह रहे हैं लेकिन वो सीरियस कैंडिडेट नहीं है, अर्थात उनके चुने जाने की संभावनाएं नगण्य है, उन्हें लोगों का समर्थन प्राप्त नहीं है, लेकिन जब वो इनरोल हो जाएंगे, नॉमिनेशन कर देंगे, तो उनके लिए भी पूरी प्रक्रिया का इंतजाम करना पड़ेगा, उससे जटिलताएं बढ़ती है। तो ऐसे नॉन सीरियस कैंडिडेट्स को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए व्यवस्था की गई है कि अगर कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है तो आप तभी नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं जब कम से कम 50 प्रस्तावक हो और 50 अनुमोदक हो जो आपके पक्ष में हो। और ये प्रस्तावक और अनुमोदक कौन होंगे? ये इलेक्टर्स होंगे। इलेक्टर्स अर्थात इलेक्टेड एमपीज और इलेक्टेड एमएलएज होंगे जो मिलकर राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये दूसरा चीज भी आप समझ गए होंगे। पहला चीज मैंने समझाया मत मूल्य और दूसरा चीज मैंने समझाया प्रस्तावक और अनुमोदक। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये दोनों चीज समझ गए होंगे। अब मैं राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित एक तीसरी बात और लेकर करता हूं जिसका संबंध राष्ट्रपति के निर्वाचन से है। वो ये है कि कोई व्यक्ति अगर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे जमानत राशि भी जमा करनी पड़ती है, अर्थात सिक्योरिटी मनी। कोई एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में उम्मीदवार होना चाहता है तो नॉमिनेशन फाइल करने से पूर्व उसके लिए आवश्यक बना दिया गया है कि वो सिक्योरिटी राशि जमा करे। और ये राशि कितनी होती है? ये राशि होती है 15,000 रुपए। और ये कहां जमा कराना पड़ता है? ये राशि या तो वह आरबीआई में जमा कर सकता है, आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वहां पर वह 15,000 रुपए की राशि जमा कर सकता है, या नॉमिनेशन फाइल करते समय, फाइल करने से पहले जो पीठासीन अधिकारी होते हैं जिसे हम प्रिजाइडिंग अफसर कहते हैं, पीठासीन अधिकारी के पास भी वो कैश में इस पैसे को वो जमा कर सकते हैं। तो जब कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने से पहले वो 15,000 रुपए की जमानत राशि उसके लिए जमा करना आवश्यक है। ये राशि उसको आरबीआई के पास या जो भी प्रक्रियाएं हैं वहां वो जमा कर सकता है। और ये 15,000 रुपए की राशि जमानत के रूप में रख ली जाती है। जब राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है, चुनाव के बाद जब काउंटिंग होता है, तो काउंटिंग में अगर वह उम्मीदवार वैध मत, जो सही मत है, वैध मतों का, कुल वैध मतों का अगर 1/6 1/6 वोट नहीं ला पाता है, ध्यान दीजिएगा, तो उसकी ये जमानत राशि जब्त हो जाती है, जिसे हम कह सकते हैं कि जमानत राशि जब्त हो जाना। ये भी व्यवस्था की गई है ताकि नॉन सीरियस कैंडिडेट्स को चुनाव में भाग लेने से बाधित करने के लिए, रोकने के लिए व्यवस्था की गई है कि अगर आप कुल वैध मतों का 1/6 वोट भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे
तो आपकी जो जमानत राशि है वो जब्त कर ली जाएगी। तो इस प्रकार से ये तीसरा बात हो गया दोस्तों। पहला बात क्या हो गया? पहला बात ये हो गया कि मत मूल्य की चर्चा मैंने की। दूसरा क्या हो गया? मैंने ये बतलाया कि राष्ट्रपति के चुनाव में प्रस्तावक और अनुमोदक होते हैं। और तीसरा बात मैंने क्या समझाया कि आपको जमानत राशि जमा करनी पड़ती है। इसके अलावा जो चौथी बात मैं समझाऊंगा आपको वो है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद आर्टिकल्स। इसके बारे में आपको ध्यान होना चाहिए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद है जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको कुछ अनुच्छेदों पर ज्यादा ध्यान रखना है। एक अनुच्छेद 54 है, एक अनुच्छेद 55 है, एक 58 है, एक 59 है और इसके अलावा 71 अगर आप इतने अनुच्छेदों को ध्यान देते हैं तो राष्ट्रपति से निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद में आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। एक एक करके मैं समझाता हूं। अनुच्छेद 54 में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 54 में निर्वाचक मंडल का उल्लेख किया गया है, अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, इलेक्टेड एमपीज और इलेक्टेड एमएलए, उनका उल्लेख अनुच्छेद 54 में किया गया है। अनुच्छेद 55 में क्या है? अनुच्छेद 55 में है इलेक्शन प्रोसेस, अर्थात राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, जो मैंने समझाया था पिछले वीडियो में आनुपातिक प्रणाली, उसकी चर्चा यहां की गई। अनुच्छेद 58 में क्या है? इसमें योग्यता का उल्लेख किया गया है, अर्थात अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेना चाहता है, उम्मीदवार बनना चाहता है, तो उसके लिए योग्यता क्या है, उसका उल्लेख कहां किया गया है? 58 में। और अनुच्छेद 59 में क्या है? 59 में कुछ शर्तों का उल्लेख किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है, का चुनाव लड़ना चाहता है या राष्ट्रपति के रूप में वो नियुक्त होता है, तो उस पद से जुड़ी हुई शर्तें क्या है, उसका उल्लेख 59 में किया गया है। और 71 में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 71 में एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई भी विवाद उत्पन्न होता है, किसी भी तरह का डिस्प्यूट उत्पन्न होता है, तो इस विवाद का निपटारा सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अर्थात भारत के उच्चतम न्यायालय में ही किया जाएगा। इस बात का निपटारा किसी अन्य न्यायालय में नहीं किया जाएगा। तो जब आप राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेदों को पढ़ना चाहते हैं तो आप 54, 55, 58, 59 और 71 को जरूर पढ़ें। जब आप इन अनुच्छेदों को पढ़ेंगे तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। 54 निर्वाचक मंडल का उल्लेख, 55 इलेक्शन प्रोसेस का उल्लेख, 58 राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए योग्यता का उल्लेख, 59 राष्ट्रपति के पद से जुड़े हुए शर्तों का उल्लेख और 71 में यह कहा गया कि अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित किसी प्रकार का कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो उस विवाद का निपटारा कहां होगा? केवल सुप्रीम कोर्ट में होगा। तो अगर आप इन आर्टिकल्स को पढ़ते हैं दोस्तों तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें मैंने 54 और 55 के बारे में चर्चा कर दी है, 71 में मैंने बता दिया है। संक्षिप्त रूप से मैं 58 और 59 के बारे में थोड़ा चर्चा कर देता हूं। 58 में किसका उल्लेख है? योग्यता का। तो आप सभी पॉलिटी पढ़ते हैं, जानते भी होंगे। मैं फिर से एक बार बता देता हूं कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए योग्यता क्या है कि उस व्यक्ति को जो चुनाव लड़ना चाहता है उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, अर्थात कम से कम मैं बोल रहा हूं इसका मतलब वह 35 वर्ष की आयु को पूरा कर चुका हो। अधिकतम आयु सीमा कुछ भी नहीं है, कुछ भी हो सकता है अधिकतम। इसके अलावा उसे लोकसभा का मेंबर चुने जाने के योग्य होना चाहिए। ध्यान दीजिए दोस्तों, लोकसभा का मेंबर होना चाहिए ऐसा नहीं है, लोकसभा का मेंबर चुने जाने के योग्य होना चाहिए। इसके अलावा उसे संघ अथवा राज्य या किसी भी स्थानीय प्राधिकारी के अधीन किसी भी लाभ के पद अर्थात ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर है या उपराष्ट्रपति के पद पर है या किसी राज्य में राज्यपाल के रूप में काम कर रहा है अथवा वो अगर संघ या राज्य में किसी मंत्री के पद को संभाल रहा है तो ये पद लाभ के पद नहीं माने जाते हैं। अर्थात इन पदों पर रहने वाला व्यक्ति भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। इसके अलावा
अनुच्छेद 59 में शर्तों को उल्लेख किया गया, जिसमें महत्वपूर्ण ये है कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हो जाता है तो उस स्थिति में अगर वो संघ का या राज्य का विधानसभा या संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का मेंबर है तो उसे राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पहले उस पद को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इन शर्तों को उल्लेख यहां पर किया गया है। और 71 जैसे मैंने समझाया कि अगर और दोस्तों 71 में राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद का निपटारा उच्चतम न्यायालय में किया जाएगा, इस बात को उल्लेख मिलता है। मैं एक बार फिर से दोस्तों ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है और मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है मैं अक्सर ये देखता हूं कि स्टूडेंट्स आर्टिकल से डरते हैं, वो बार बार बोलते हैं कि आर्टिकल हमें याद नहीं होता। तो मैं इसको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं बोर्ड पर लिखकर, इससे आपको याद करना सुविधाजनक हो जाएगा। अनुच्छेद 54 में किसका उल्लेख है दोस्तों? निर्वाचक मंडल का उल्लेख, अर्थात इलेक्टोरल कॉलेज का उल्लेख है। अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव में एक निर्वाचक मंडल भाग लेता है और इस निर्वाचक मंडल में कौन है? इलेक्टेड एमपीज और इलेक्टेड एमएलएज है। अनुच्छेद 55 में क्या है दोस्तों? इसमें निर्वाचन की प्रक्रिया का उल्लेख है दोस्तों। निर्वाचन प्रक्रिया अर्थात इलेक्शन प्रोसेस का उल्लेख है, जो मैंने समझाया था आपको पिछले वीडियो में, आनुपातिक प्रणाली, उसका उल्लेख यहां मिलता है। अनुच्छेद 58 में क्या है दोस्तों? योग्यता का उल्लेख मिलता है, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन। कोई व्यक्ति अगर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके लिए क्या योग्यताएं हैं, इसका उल्लेख कहां मिलता है दोस्तों? 58 में मिलता है। अनुच्छेद 59 में क्या मिलता है? राष्ट्रपति पद से जुड़ी हुई शर्तों, कंडीशंस का उल्लेख मिलता है, इसको भी आपको जान लेना है। और 71 में क्या मिलता है दोस्तों? कि अगर निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद हो जाता है, निर्वाचन विवाद, तो निर्वाचन के विवाद का निपटारा कहां होगा? सुप्रीम कोर्ट में होगा। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन को जब आप पढ़ते हैं तो कम से कम इन 5 अनुच्छेदों को आप जरूर याद रखें। और मैं उम्मीद करता हूं कि अभी मैंने 2 बार 3 बार रिपीट किया है तो ये आपके दिमाग में जरूर रहेगा। 54, 55, 58, 59 और 71। इसके अलावा जब आप ये अनुच्छेद को पढ़ लेंगे तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया से संबंधित 2 संवैधानिक संशोधनों को भी आपको ध्यान रखना आवश्यक है। सभी को नहीं, कम से कम आप 2 भी याद रखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। इसमें जो पहला संवैधानिक संशोधन है वो 11वां है। संवैधानिक संशोधन 11वां संशोधन, ध्यान से देखेंगे आप बोर्ड पर दोस्तों। ये कब किया गया था? ये किया गया था 1961 में। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित ये एक महत्वपूर्ण संशोधन है। 11वां संशोधन 1961 में किया गया था। इस संशोधन में क्या व्यवस्था की गई? इसमें यह बोला गया कि अगर राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल अधूरा रहता है अथवा रिक्त रहता है, रिक्त शब्द कहना ज्यादा उपयुक्त होगा, रिक्त रहता है अर्थात निर्वाचक मंडल में कौन शामिल है दोस्तों? इलेक्टेड एमपीज या इलेक्टेड एमएलएज। तो ऐसा हो सकता है ना कि जो एमपीज हैं या जो एमएलएज हैं अलग अलग राज्यों के, जिनको चुनाव में भाग लेना है, वो किसी कारण से अनुपस्थित हो। मान लीजिए हो सकता है वो बीमार पड़े हों, हो सकता है वो किसी निजी काम से विदेश गए हों, या हो सकता है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया हो, ऐसा भी हो सकता है कि उनकी मृत्यु हो गई हो, ऐसा भी हो सकता है कि किसी अयोग्यता के कारण उन्हें ही हटा दिया गया हो। तो इन स्थितियों में ऐसा हो सकता है कि एमपीज या एमएलएस के कुछ जो स्थान थे वो रिक्त हो। तो इस संशोधन में यह व्यवस्था कर दी गई कि अगर कुछ रिक्तियां हैं राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में तो इसके बावजूद राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात जितने एमपीज और एमएलएज मौजूद हैं उन्हीं के द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। अगर कुछ एमएलएज या कुछ एमपीज नहीं है किसी भी कारण से तो उस रिक्ति का राष्ट्रपति के निर्वाचन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये संशोधन किया गया 11वां संशोधन, और ये कब किया गया? 1961 में। इसके अलावा एक और संशोधन किया गया, वो था आपका 17वां संशोधन। 17वां संशोधन किया गया दोस्तों, और ये कब किया गया? ये किया गया 1992 में।
तो 17वां संविधान संशोधन किया गया 1992 में। और इस संशोधन के द्वारा क्या व्यवस्था की गई? इसके द्वारा जो दो केंद्र शासित प्रदेश थे, दिल्ली और पुदुचेरी, जिसे पहले पौंडीचेरी हम कहते थे, आजकल पुदुचेरी कहा जाता है, तो दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कर लिया गया। अर्थात राष्ट्रपति के निर्वाचन में इलेक्टेड एमपीज और एमएलएस के अलावा अब इन दो केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल कर लिया गया। इस चीज को पूरा करने के लिए जो संशोधन किया गया वो कौन सा दोस्तों? 17वां। ये कब किया गया? 1992 में। तो आप ये दो संशोधन भी याद रखें, एक 11वां संशोधन और एक 17वां संशोधन। तो आपको ये दो संशोधन भी ध्यान रखना दोस्तों। इसके अलावा मैं एक और बात आपको समझाऊंगा, वो ये होता है पद रिक्ति। पद रिक्ति से उत्पन्न स्थितियों में निर्वाचन कैसे होता है? अर्थात अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो अगले राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, इसकी व्यवस्था भी हमारे संविधान में की गई है। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जब कोई एक व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होता है तो उसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। लेकिन ऐसी कुछ स्थितियां उत्पन्न हो सकती है जब राष्ट्रपति का पद 5 वर्ष से पहले भी रिक्त हो जाए, तो उन स्थितियों में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, इसकी व्यवस्था भी हमारे संविधान में की गई है। इसमें पहली स्थिति यह बतलाई गई है कि सामान्य रूप से, अर्थात अगर कोई व्यक्ति अपने 5 वर्ष के कार्यकाल को पूरा कर रहा है राष्ट्रपति के रूप में, तो सामान्य रूप से हमारे संविधान में यह व्यवस्था कर दी गई है कि अगले राष्ट्रपति का चुनाव निवर्तमान राष्ट्रपति, अर्थात जो एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट है, जो है अभी पद पर, निवर्तमान राष्ट्रपति के कार्यकाल के समाप्त होने के पहले कर लिया जाना चाहिए। अर्थात जब वर्तमान राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो रहा है या होगा, उसके पहले ही अगले राष्ट्रपति का चुनाव कर लेना चाहिए। ऐसी व्यवस्था हमारे संविधान में की गई है। ऐसी व्यवस्था क्यों की गई है? ताकि राष्ट्रपति का पद रिक्त न हो। अर्थात जब एक व्यक्ति राष्ट्रपति के कार्यकाल को समाप्त करके हटे तो दूसरा व्यक्ति ऑलरेडी इलेक्ट हो चुका है राष्ट्रपति के रूप में, वो राष्ट्रपति के कार्यालय को संभाल लेगा और तब पद रिक्त नहीं होगा। तो ये पहली व्यवस्था सामान्य रूप से की गई है कि अगले राष्ट्रपति का चुनाव निवर्तमान राष्ट्रपति के कार्यकाल के समाप्त होने के पहले कर लिया जाना चाहिए। इसमें संविधान में यह व्यवस्था कर दी गई है कि अगर किसी भी कारण से, कोई भी कारण हो सकता है, किसी भी कारण से अगर अगले राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो पा रहा है या नहीं हो पाया और जो निवर्तमान राष्ट्रपति हैं उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तो जो ये निवर्तमान राष्ट्रपति थे, यही राष्ट्रपति उस समय तक काम करते रहेंगे जब तक अगले राष्ट्रपति का चुनाव न हो जाए। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये प्रश्न बार बार पूछता है कि अगर वर्तमान राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो गया और अगले राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो पाया है तो राष्ट्रपति के पद पर कौन काम करेगा? तो ज्यादातर छात्र गड़बड़ी में इसको उपराष्ट्रपति ठीक कर देते हैं, उन्हें लगता है कि उपराष्ट्रपति संभालेगा। तो ये इसको दिमाग से निकाल देना दोस्तों, समझ लेना है इसको अच्छा से कि अगर वर्तमान राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो गया है लेकिन अगले राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो पाया है तो यही राष्ट्रपति के पद पर काम करते रहेंगे तब तक जब तक कि नए राष्ट्रपति का चुनाव न हो जाए। पहली बात। दूसरा, अगर किसी अन्य कारणों से राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो वो कारण कौन हो सकते हैं? अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, पहला कारण क्या हो सकता है कि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई या राष्ट्रपति ने त्याग पत्र दे दिया है या महाभियोग लगाकर इसे हटा दिया गया है, तो अगर या तो राष्ट्रपति की मृत्यु या त्यागपत्र या महाभियोग, अगर इन कारणों से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो ये आकस्मिक रिक्ति मानी जाती है, अचानक हो गया किसी कारण से। और तब इस स्थिति में जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति अर्थात एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम करते हैं तब तक जब तक कि भारत के नए राष्ट्रपति का चुनाव न कर लिया जाए। और इन स्थितियों में जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे हैं
तो नए राष्ट्रपति का चुनाव हर हाल में 6 महीने के अंदर कर लिया जाएगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, 6 महीने के अंदर, इसका मतलब ये नहीं कि 6 महीने में, अर्थात इसका मतलब ये है कि जितना जल्दी हो सके उसका एक मैक्सिमम लिमिट बता दिया गया है 6 महीना। 6 महीना के अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव कर दिया जाएगा और जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो रहा है तब तक उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते रहेंगे और जब नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा तब वह व्यक्ति राष्ट्रपति के पद को संभाल लेगा और तब उसका कार्यकाल फिर अगले 5 साल तक रहेगा। तो इस प्रकार से व्यवस्था कर दी गई है। इसके अलावा यह भी व्यवस्था है कि अगर राष्ट्रपति बीमार पड़ जाए या विदेश यात्रा पर चला जाए या किसी अन्य व्यक्तिगत कारण से वो कुछ समय तक काम करने में समर्थ नहीं है, असमर्थ है, तो उन स्थितियों में भी, मैं फिर से बोर्ड पे लिख देता हूं, अगर राष्ट्रपति बीमार हो गया या किसी कारण से वो अनुपस्थित है, ये कोई भी कारण हो सकता है दोस्तों, ये कारण विदेश यात्रा हो सकती है या उसका कोई व्यक्तिगत कारण हो सकता है कि वो किसी व्यक्तिगत कारण से अनुपस्थित है, तो इन स्थितियों में भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद को संभाल सकता है, काम कर सकता है, लेकिन ऐसा तभी होगा जब राष्ट्रपति अपना प्रभार उसे देकर जाए। अर्थात अगर राष्ट्रपति उससे आग्रह करता है कि जब तक मैं नहीं हूं तब तक आप मेरे काम को संभालें, तब उपराष्ट्रपति उसके कार्यालय को संभालेगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। अदरवाइज अगर राष्ट्रपति के द्वारा ऐसा आग्रह नहीं किया गया तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम नहीं कर सकता है। परंतु अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई या उसने त्याग पत्र दे दिया या उसने महाभियोग के द्वारा उसे हटा दिया गया, इम्पीचमेंट, तो इन स्थितियों में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जा रहा है, वैकेंट हो जा रहा है और तब ऑटोमेटिकली यहां पर संवैधानिक व्यवस्था की गई है कि इस स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करने लगेगा और अगले राष्ट्रपति का चुनाव 6 महीने के अंदर कर लिया जाएगा। लेकिन यहां पर अगर राष्ट्रपति बीमार है या अनुपस्थित है किसी भी कारण से, तो यहां पर राष्ट्रपति का पद रिक्त नहीं हो रहा, राष्ट्रपति है लेकिन किसी कारणवश वह अपने काम को कर नहीं पा रहा है, तो इन स्थितियों में ऑटोमेटिकली उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम नहीं कर सकता है। वो तभी करेगा जब राष्ट्रपति उससे ऐसा आग्रह करे। तो इस प्रकार से दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विभिन्न प्रकार के पहलुओं को, जिसे मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। अपने पिछले वीडियो में मैंने 2 चीजों को समझाया था। पहला, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है अर्थात निर्वाचक मंडल कैसा है, और दूसरा राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया अर्थात आनुपातिक प्रणाली। ये आज की वीडियो में मैंने 3-4 बातों को ध्यान दिया, समझाने का प्रयास किया। पहला मैंने क्या समझाया, मत मूल्य समझाया। दूसरा मैंने क्या समझाया, प्रस्तावक और अनुमोदक क्या होते हैं वो मैंने समझाया। तीसरा मैंने क्या समझाया, जमानत राशि क्या होती है वो मैंने समझाया। इसके अलावा मैंने क्या समझाया, राष्ट्रपति के निर्वाचन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए अनुच्छेद, जिसमें मैंने योग्यताओं और शर्तों को भी शामिल किया। और इसके अलावा मैंने क्या समझाया, संवैधानिक संशोधनों को जो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है, जिसमें 2 मुख्य है, 11वां संशोधन जो 1961 में किया गया था और 17वां संशोधन जो 1992 में किया गया था। और इसके अलावा मैंने ये भी समझाया कि अगर अलग अलग कारणों से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उस स्थिति में उस पद को कौन संभालता है और अगले राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रियाएं क्या है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि अगर मेरे ये दोनों वीडियो को, जो मैंने पिछले वीडियो को जारी किया था और जो आज का वीडियो ये है, अगर आप इन दोनों वीडियो को मिलाकर देखेंगे तो आपको राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित पूरी प्रक्रिया समझ में आ जाएगी। और जब आप इसको ध्यानपूर्वक देखकर राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित किसी भी प्रकार के प्रश्न को अगर बनाएंगे तो मेरा पूरा उम्मीद है, विश्वास है कि आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। अगले वीडियो में मैं राष्ट्रपति से संबंधित कुछ अन्य बातों को उजागर करूंगा। मैं समझाऊंगा कि राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रियाएं क्या है, मैं ये समझाऊंगा कि राष्ट्रपति के अधिकार और कार्य क्या होते हैं, मैं ये समझाऊंगा कि राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है, संविधान में राष्ट्रपति को क्या अधिकार और कार्य दिए गए हैं, राष्ट्रपति की भूमिका क्या है। मैं इन सभी बातों पर, राष्ट्रपति के क्षमादान के अधिकार क्या होते हैं, उनके अध्यादेश संबंधी अधिकार क्या होते हैं, उनके वीटो पावर क्या होते हैं, अलग अलग जो उनके पहलू हैं उस पर मैं 1 बाय 1 एक-एक करके मैं चर्चा करता जाऊंगा।
मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो मेरा वीडियो है इसको आप पसंद करेंगे और राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो भी आपके मन में आशंकाएं हैं, जो भी समस्या है, वो दूर होगा। अगले वीडियो में मैं कुछ प्रश्नों को भी आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। उन प्रश्नों को आप सॉल्व करके देख सकते हैं, अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हैं कि आप उन प्रश्नों को बना पा रहे हैं या नहीं। थैंक यू।